नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विकास पर बहस। जी हां, 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए हैं। पीएम के 9 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरीके से चल रहा है, इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव 2023 को अब महज 5 महीनों का समय है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार के कामकाज की उपलब्धियों पर चुनावी मैदान में है। इसी बीच केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है। पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर की तमाम राजधानियों में मीडिया संवाद के माध्यम से केंद्र सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी की इन कोशिशों से छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के मंत्री अमरजीत भगत इत्तेफाक नहीं रखते। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने महंगाई, बेरोजगारी, रेल, हवाई अड्डों जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ आकर के क्या बताएंगे, पूरे हिंदुस्तान में जा क्या बताएंगे। 9 साल में हमने कितना महंगाई बढ़ाया है, कितना बेरोजगारी बढ़ा है। गैस का दाम 400 से बढ़ करके 1200 हो गया है। रेलवे को हम निजी हाथों में दे दिए, एयरपोर्ट को निजी हाथों में दे दिए, पोर्ट को हम निजी हाथों में दे दिए। क्या क्या उपलब्धि क्या बताएंगे। बात केंद्र सरकार की है तो मुद्दे भी राष्ट्रीय सरकार के उठे हैं। मंत्री अमरजीत भगत के सवालों पर बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर जवाब दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कठिन समय में मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली है। मोदी जी के आने के बाद दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, मान सम्मान बढ़ा है। छत्तीसगढ़ को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सहयोग किया। जल जीवन मिशन, किसानों के लिए प्रधानमंत्री आवास, पीएम ग्राम सड़क योजना, हर प्रकार से छत्तीसगढ़ को भी मदद की। रेलवे नेशनल हाईवे के लिए काम हो रहा है। 9 साल पूरे हुए हैं। देश भर में 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान होगा। याद करिए वो दौर जब आए दिन घोटाले, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी। देश में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी और देश के लोगों में सरकार को लेकर जो निराशा का भाव था। ऐसे कठिन समय में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 सालों के कामों के माध्यम से बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह तलाश रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी वर्तमान सरकार के कामों के आधार पर सत्ता में वापसी करने का दम भर रही है। लिहाजा साफ है कि छत्तीसगढ़ में अब स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी होते दिखाई दे रहे हैं। आगामी चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में किन मुद्दों के आधार पर जनता ने अपना वोट दिया है या फिर कौन सी पार्टी अपना जादू चलाने में सफल हुई है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो 9 साल में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो केंद्र सरकार ने किए हैं, इस पर बहस किस तरीके से छत्तीसगढ़ में छिड़ी हुई है, इसकी बानगी हम देखेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस से प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका। के.एस. चौहान जी बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और राम अवतार तिवारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस से ही जानना चाहूंगी, अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस का तर्क इसलिए पहले जानना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ही सबसे पहले बयान आया है जिसमें उन्होंने केंद्र के विकास के मुद्दों पर सीधा प्रहार किया है। आपके शब्दों में पहले जानना चाहूंगी कि बीजेपी ने ऐसे कौन से काम नहीं किए हैं जिसको कांग्रेस गिना रही है। देखिए मैम, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये पूरे 9 साल जो अगर आप देखेंगी तो जो भी वादे इन्होंने किए थे वो उन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। और जिस प्रकार से चुनाव जीतने के पूर्व
ये पूरी जुमलेबाजी करते थे। मैं सीलेवार आपको गिनाना चाहता हूं, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। 9 साल इनकी सरकार हो गई, 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 14 करोड़ लोगों का रोजगार उल्टा छीन लिए। 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएगा, इन्होंने चुनाव पूर्व कहा था, बाद में इन्होंने कह दिया ये जुमलेबाजी है। तो चुनाव जीतने के पूर्व इनका स्टेटमेंट कुछ और रहता है, और चुनाव जब जीत जाते हैं तो उसके बाद ये कह देते हैं जुमलेबाजी है। तीसरी चीज इन्होंने कहा था काले धन पे हम नोटबंदी। इनकी योजनाएं ऐसी रहती हैं कि इनको आर्थिक समझ है ही नहीं। जिस प्रकार से आप पिछले 9 सालों में देखेंगी, पहले ये आके नोटबंदी कर देते हैं, फिर 2000 का नोट चालू कर देते हैं, फिर 2000 का नोट को बंद कर देते हैं। मतलब दे आर हाईली कंफ्यूज, इन्हें पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। दूसरा, जीएसटी विश्व का प्रथम कानून था जिसकी फॉर्मेट भी तैयार नहीं हुए थे, उसे लगा दिया गया। 2500 से ज्यादा बार उसमें संशोधन किए गए, व्यापारियों की जिस प्रकार से कमर तोड़ी गई। और लगातार आप देखिए, नोटबंदी इन्होंने कहा था, जब किया था तो कहा था आतंकवादी घटना और नक्सलवाद दोनों खत्म हो जाएगा, काला धन विदेश से आ जाएगा। लेकिन आया क्या? नहीं आया। उसी प्रकार से आप देखिए, एक के बाद एक झूठ इनके इतने हैं। जीएसटी लागू जिस प्रकार इन्होंने किया उसकी तैयारी नहीं थी। उसी प्रकार से आप देखिए कि इन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया था, क्या जनता के अच्छे दिन आए? और जिस प्रकार से ये 4 लोगों की सरकार इस देश में चल रही है, 2 लोग बेचने वाले और 2 लोग खरीदने वाले। बेचने वाले कौन है और खरीदने वाले कौन है, देश बेहतर जानता है। और जब देखिए 70 सालों की सरकार का रोना रोना, और लगातार कहते हैं ना, अब तो जनता कहती है कि जनता को भी खौफ हो गया इनसे, और ये कहती है जनता कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोय। जो इनके हुक्मरान हैं वो कहते हैं कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोय, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, वो भी मैं बेच दूंगा। तो आप देखिए जिस प्रकार से देश की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने का काम किया गया, जिस प्रकार से LIC का, SBI का पैसा अपने कॉर्पोरेट मित्रों को देने के लिए निकाला गया, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, इन्हें अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है और इस देश को एक किस ओर ले जाना चाहते हैं ये समझ हमारी समझ से परे है। और आपके माध्यम से मैं एक और अहम चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में बैठे हुए हुक्मरान और वहां पर सत्ताधारी जो दल के नेता हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस महान देश की जनता ने उन्हें जनादेश से वहां पर बिठाया है, और जिस प्रकार से वो सरकार काम कर रही है, आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को हनन किया जा रहा है। बहुत समय आपको दे दिया, उनकी प्रतिक्रिया भी जरूरी है। के.एस. चौहान जी, बहुत समय से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल जी, मेरे मित्र हैं, थोड़ा ज्यादा ही समय दीजिएगा उनको। हाँ, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र अमृत श्रीवास्तव जी ने बहुत सारी कमियां गिनवाई हैं, तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि लोग ऐसे होते हैं जिसमें इनकी सिर्फ गलती नहीं है, व्यक्तिगत गलती नहीं है, इनकी व्यवस्था की गलती है कि ये अवसर में आपदा ढूंढ लेते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे मित्र अमित श्रीवास्तव जी ने कोई भी आंकड़े पेश नहीं किए हैं, जिसका कोई फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जो बातें रोज राजीव भवन में चलती रहती है वो बातें की गई हैं। और मैं मोहतरमा ये बोलना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि आम जनता को ये पता चलना चाहिए कि कौन सी केंद्र सरकार की योजनाएं हमारे को मिल रही हैं और कौन सी राज्य सरकार के द्वारा मिल रही हैं। क्योंकि आम जनता सिर्फ ये जानती है कि सरकारी योजनाएं मिल रही है, इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारी हमारे को दे रहे हैं, तो सरकारी अधिकारी नहीं दे रहे हैं। अब मैं इनका बिंदुवार प्रश्नों का बात करना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि पहले 2000 नोट जो बंद कर दिए गए हैं उस पर बोला इन्होंने, तो मैं उस पर बोलना चाहता हूं कि उसके बाद जो ऑनलाइन पेमेंट जो की गई उसके बाद और जीएसटी के बाद, ये दोनों के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई है, इसका एक नमूना छोटा सा मैं पेश करना चाहता हूं। पहले हमारी अर्थव्यवस्था थी 112 लाख करोड़ रुपया 2014 के पहले, और आज की डेट में है 2,72,272 लाख करोड़ रुपया, अभी डबल से भी ज्यादा का फासला है। पहले हमारा एक्सपोर्ट होता था मोहतरमा 19 लाख करोड़ रुपए का, और अभी आज की डेट में 36 लाख करोड़ रुपए का सालाना हमारा एक्सपोर्ट होता है। पहले हमारी इनकम पर कैपिटा थी 80,000 रुपए, 2014 के पहले की बात बता रहा हूं आपको। 2014 में जो इनकम पर कैपिटा थी वो थी 80,000 रुपए, आज 1,70,000 रुपया है इनकम पर कैपिटा। और आज हमारा जो विश्व में 5वें स्थान पे जो इकोनॉमी आई है वो इसी की खातिर आई है,
जो हमने नोटबंदी करने का और जीएसटी लगाने का जो निर्णय लिया, उसके बाद आप भी देख रहे होंगे कि कितनी ऑनलाइन कर रहे हैं। अरे ये तो खाते भी नहीं खुलवा पाए थे, 38 करोड़ लोगों के खाते खुले हैं 2014 के बाद। आज मुझे ये बोलते हुए गर्व होता है मोहतरमा कि आज भारत में ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसका किसी एक इंसान का खाता ना हो। ये गर्व का विषय है। दूसरी बात इन्होंने बोली कि बेच रहे हैं, तो मैं एक बात नॉलेज दुरुस्त करना चाहता हूं, तो बेचा कुछ नहीं है गया है। आज तक मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं बेचा है, सिर्फ हस्तांतरण किया है, उसको यूज करने के लिए एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उसको लीज पे दिया गया है। जो चीजें सड़ रही थी, जो चीजें फालतू थी, उसको यूज करने के लिए दिया गया ताकि वो यूटिलाइजेशन हो सके। संसाधन का रहना सिर्फ मायने नहीं रखता, संसाधन का उपयोग करना मायने रखता है, जो कि पहले की निकम्मी सरकारें पहले नहीं कर रही थी। आज जो भारत से प्रेम करेगा वो अपने घर को। बहुत संयम से मैं अभी तक आपको भी और अमित जी को भी सुन रही थी। सवाल ये कि जिस तरीके से जी वो भी मौका मिलेगा आपको, लेकिन राम अवतार जी से भी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी एक प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी, फिर लौट रही हूँ आपके पास। राम अवतार जी, 9 साल केंद्र के विकास कहाँ हुआ, विकास को लेकर जो मुद्दे छिड़े हुए छत्तीसगढ़ में, उसकी स्थिति पर भी आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, और कहाँ कमी और कितनी उपलब्धि केंद्र के 9 साल के ये पूरे रहे हैं आपके नजरिए से समझना चाहेंगे। राम अवतार जी। देखिए, पूरा 9 साल के जो कार्यकाल है, जनता ने अपार जन समर्थन इन दिनों दिया है। उसके बाद जो है जिस तरह की अपेक्षाएं लोगों को है, वो अपेक्षाएं खासकर बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर लोगों को उतनी सफलता नहीं मिली है। जो मोदी जी हैं वो चुनाव में जीतने का बड़ा श्रेय जो जाता है वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है। वो इन मुद्दों के अलावा जो ज्यादातर जन समर्थन मिल रहा है या जिन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस सरकार कर रही है, वो हिंदुत्व पे कर रही है और राष्ट्रवाद पे कर रही है। तो इस मुद्दे पे के कारण ही जीत हो रही है। 2014 के बाद राजनीति में उन्होंने परिवर्तन ला दिया, ये बड़ी बात है। 2014 के पहले जो राजनीति चलती थी वो अलग था। 2014 के बाद की राजनीति का तरीका नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। अब यहाँ पर जो राजनीति कर रहे हैं उनको बड़े बहुसंख्यक जो मतदाता हैं वो हिंदुत्व को दरकिनार नहीं किया जा सकता, ये वो बता रहे हैं। उस वर्ग को चलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पुरातन धर्म, संस्कृति, संस्कार, इन चीजों को तवज्जो देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई आप तीनों इसके कारण ही बड़ी सफलता मिली हुई है। जी, ये तो बात आप तीनों ही की प्रतिक्रियाओं को लेकर के हो गई है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जो जुबानी जुमले बोले जा रहे हैं, अमित जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, अमरजीत भगत जी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि केंद्र मंत्री के आगमन से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और ये पूछा है कि क्या मुंह लेकर केंद्र मंत्री यहाँ आकर जनता से जवाब क्या देंगे। बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनाई हैं। आपकी जुबानी इसको लेकर के मैं उस स्टेटमेंट पर पहले प्रतिक्रिया चाहूंगी, फिर लौट रही हूँ की एसजी के पास। बुशरा जी, मैं आपके सवालों का जवाब बिल्कुल दूंगा, लेकिन मेरे सम्मानित मित्र ने कहा था और विथ योर परमिशन मैं उनको आंकड़े बता दूं कि 1,76,000 करोड़ रुपए रिजर्व फंड से उन्होंने निकाला था और लगभग 28 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को 60,000 करोड़ रुपए में अपने कॉर्पोरेट मित्रों को दे दिया था। 60,000 लाख करोड़ रुपए में दे दिया था। तो मतलब आप समझ लीजिए
कि देश में बैठी हुई सरकार सिर्फ अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए काम कर रही है। रही बात आपने कहा तो बिल्कुल मंत्री जी ने ठीक कहा। मेरा सवाल है कम से कम 28 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री पिछले 6 महीनों में यहाँ पर आए होंगे। पूरे देश के लिए कोई विकास नहीं हुआ है, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं हुए हैं, जिसका हवाला अमरजीत भगत दे रहे थे, आप ही के पार्टी के नेता। कितना इत्तेफाक आप उनकी बातों से रखते हैं, इसका जवाब दीजिए, फिर केएसजी के पास लौट। देखिए जी, देखिए अटल जी ने भी कहा था कि छोटा मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और उन्होंने भी कहा था कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी काम किया है। और जिस प्रकार से मेरे मित्र चौहान जी अभी कह रहे थे कि पिछली सरकार नाकाम रही थी, तो मुझे लगता है इनको बड़े दिल से राजनीति करनी चाहिए। और रही बात, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कह दूं कि ये इनकी सरकार आई थी बढ़ती हुई महंगाई पे और भ्रष्टाचार पे, तो भ्रष्टाचार के आंकड़े तो मैंने आपको गिना दिए। तो अब क्यों इस पे चर्चा नहीं होती कि बढ़ती हुई महंगाई और लोगों की घटती हुई कमाई पे केंद्र के कोई भी सरकार के मंत्री या इनके भाजपा के नेता क्यों उस बात से बचते हैं? 9 साल हो गए, जनता को एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, क्यों इतना घबराते हैं जनता से, मुझे समझ में नहीं आता। जनता के ज्वलंत मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? कर्नाटक ने एक संदेश दिया है और कर्नाटक की जनता में जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा इन्होंने किया था, जनता ने वहां पर बताया, ना इनका मुखड़ा चला ना इनका दुखड़ा चला। और कहते हैं ना, पूरा जोर लगाकर किया नाटक, लेकिन फिर भी भाजपा के हाथ से चला गया कर्नाटक। तो अब आपको ज्वलंत मुद्दों पे बात करना पड़ेगा, जनता से जुड़े मुद्दों पे बात करना पड़ेगा, उसका समाधान जनता को देना पड़ेगा, और जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। आपको मैं बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से रोजगार देने की बात इन्होंने की थी, आज आंकड़े उठा के देख लीजिए, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई चरम पर है, इस पर क्यों बीजेपी बोलती नहीं? क्या मुंह लेकर देश के अलग अलग राज्यों में घूमेगी बीजेपी? आज 78% लोग हमारे घर में, आज 78% लोग हमारे हिंदुस्तान में साक्षर हैं। उनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और सभी चीजें खुली हुई हैं। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन आप अभी अपने लैपटॉप में उठा के देख लीजिए, तो इन्फ्लेशन की जो दर है वो 11 साल में डबल होती है। 11 साल, ठीक है। 2014 से अभी तक जो आपने बोला कि महंगाई ज्यादा हो गई है और इनकम कम हो गई है, मैं उसका सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं सिर्फ अपने दोस्त को और पूरी जनता को। मैं ये बोलना चाहता हूं कि 11 साल में डबल हो रही है इन्फ्लेशन की रेट, जो आप अभी आंकड़े देखेंगे, मतलब महंगाई आप 11 साल में डबल हो रही, ठीक है। लेकिन आज जो इनकम पर कैपिटा है वो 9 साल में 2014 से अभी तक सिलेंडर का रेट भी बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, बात सुन लीजिए। कोई सिलेंडर की या सुई के हिसाब से पूरी महंगाई नहीं चलती है, इन्फ्लेशन के हिसाब से चलती है। रुपया का जो वैल्यू होता है उसके हिसाब से चलती है। एक चीज अगर सस्ती हो जाती है और एक चीज, दाम भी तो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना, और इस बात को कई बार कांग्रेस भी उठाती रही है। बिल्कुल। महंगाई पे बात करने से घबराते हैं साहब, बहुत सारे मुद्दे इसको लेकर बीजेपी को नहीं बोलती, ये अक्सर कांग्रेस चाहता हूँ। सुनिए, सिलेंडर की बात ही सुन लीजिए। 26,68,601 सिलेंडर सिर्फ छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं महिलाओं को, मुफ्त सिलेंडर। ये 26 लाख आप आंकड़े देख लीजिए। और वो कहां से आए सिलेंडर मुफ्त? वो कहां से आए? अगर आज कितने एक्टिव है ये बताइए। रेट ज्यादा है, मैं क्या कह रहा हूं, पेट्रोल डीजल पे बात करिए, रेट पे बात करिए। किसानों की आय दुगनी करने की बात किए थे, लागत दुगनी कर दीजिए। लागत दुगनी कर दिया आपने। कहां अर्थव्यवस्था की समझ नहीं आपकी सरकार को? अमित जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप मेरे को मेरी बात रखने दीजिए, जनता को पूरा निर्णय लेने दीजिए। बोलिए, क्या दिक्कत है? हम दोनों एक दूसरे को अपने बात जनता की आती है तो बोलना पड़ता है। सुनिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लाभ ज्यादा मायने रखता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि 3,81,315 किलोमीटर रोड पहले बनी हुई थी, और आज की डेट में 9 सालों में 3,49,103 किलोमीटर ग्रामीण योजना के तहत ग्राम को जोड़ने के लिए 10,000 ग्राम को जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के आंकड़े बता रहा हूं, पूरे भारत के नहीं बता रहा हूं। अभी पूरे भारत के मैं बता दूं आपको, तो 3 गुना ज्यादा
आज 38 किलोमीटर रोज सड़क बनती है, जो कि 14 जी किलोमीटर महंगाई हुआ करती थी जैसा पहले। मुद्दा क्या जनता पर हावी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको- चुनाव भी नजदीक है। सुनिए ये गंभीर मैं मसला आपको- है, जनता मैं के आपको- बीच अगर कनेक्ट सुनिए, होना है, जनता की मैडम जी, मैडम मैडम जी। मैडम मैडम जी, जी, आपको मैं महंगाई बता चुका हूँ। महंगाई क्या होती है? महंगाई सिर्फ इन्फ्लेशन होती है, मुद्रास्फीति होती है। और मुद्रास्फीति ये बोलती है कि 2014 से साल पहले में यही मुद्दे स्मृति महंगाई ईरानी आप ने भाजपाइयों रखी को थी। समझ में नहीं आ रही है, मेरी बात- जनता को समझ में आ रही है। पहले जब जिसकी मोदी जेब में आप सरकार डाका मोदी डालने का सरकार काम कर रहे स्मृति हैं ईरानी और उस भी पर यही बात करने से बात घबराते रही हैं। थी। सीधा ये आपकी बात संवेदनशीलता। कर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर संवेदनहीन व्यक्ति हैं आप लोग। 2014 में मोदी सरकार आई थी। सुनिए मेरी मैं सिर्फ मैं उनके ये सवाल बोल का आंकड़े की जवाब दे रही बाजीगरी हूँ। मत बताइए, मैं ये बोल आंकड़े रहा की हूँ। बाजीगरी हम लोग को मत सिखाइए। मैं ये बोल रहा नहीं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए बोलना बस पड़ता है। मेरा सवाल है 78% कि जो लोग महंगाई हैं, जैसा वो उनके मुद्दा लिए बोला जा रहा है। जो कांग्रेस अक्सर उठाती रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूँ। मैं वही तो बोल रहा हूँ। आपने जितने वादे किए थे सिलेवार उस पे बात करिए। एक भी वादों पे आप मजबूती से खड़े नहीं हो पाएंगे। मेरा वादा है, लाइव चैनल पे मेरा वादा है, एक भी वादे पे आप मजबूती से खड़े नहीं हो पाएंगे। अभी आप लोग बखला रहे हो। अरे कब तक अपने मन की बात करोगे? जनता की दिल की बात सुनो। 9 साल हो गए, अब आपका रिपोर्ट कार्ड का समय है। साच को आज क्या धोनी और विराट कोहली सेंचुरी बाद में मारते हैं। पेट्रोल और डीजल किसी दिन भी 100 पार कर जाता है। ये है आपकी संवेदनशीलता। इनकम डबल हो रही है, डबल से भी ज्यादा हो रही है। पहले 80,000 थी, आज 1,70,000 है। तो वो महंगाई ज्यादा बढ़ी है कि इनकम? अरे आपने किसानों को वादा किया था 2022 तक आप उनकी आय को दुगनी कर देंगे, आपने लागत दुगनी कर दिया। आप 3 काले कानून लेके आ गए, 703 किसानों की जान चले गई। तब आपको समझ में आया कि आपने गलत कानून लाया था। आप एक एक करके बोलेंगे तो मैं सुन भी पाऊंगी, समझ भी पाऊंगी और बोल भी पाऊंगी। खैर जी, आपसे मेरा सवाल, ये मेरा सवाल नहीं है, ये अमित जी का ही सवाल है जो मैं आप पर दोबारा आपसे पूछना चाह रही हूँ। दोबारा 2 चीजें कांग्रेस बार बार पूछती आई है, बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई, आपको नहीं लगता अगर सही समय पर इन 2 मसलों पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोकसभा चुनाव पर इसका असर होगा? मैं क्या बोल रहा हूँ? और क्योंकि वो ये सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब मैं उनसे भी लूंगी, अमित जी से। प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया। मैं जवाब दूं, दोनों पे जवाब दूं, दोनों पे जवाब दूं। पहले महंगाई पे जवाब दे देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 11 साल में मुद्रास्फीति होती है, डबल होती है। रुपया का 1 रुपए का 2 रुपए होने में 11 साल लगते हैं, जिस हिसाब से मुद्रास्फीति चल रही है हमारे भारत की। और हमारी जो इनकम पर कैपिटा है वो 9 साल में डबल से ज्यादा हो चुकी है। तो इसका आंसर यही है कि इनकम ज्यादा हो रही है और एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो रोजगार की बात करी, तो रोजगार सिर्फ हम रोजगार देना चाहूंगा। रोजगार हम सिर्फ अभी मैं इनको बेनकाब करता हूँ। सवाल है कांग्रेस की तरफ से, मैं अभी इनको बेनकाब करता उनकी हूँ। भी प्रतिक्रिया सुन लेते जी। अमित जी सुनिए मेरी बात। मैं लौट रही हूँ जी, आपके पास बहुत समय मैंने आपको दिया। अमित जी कहिए। आपने जो पूछा है मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूँ, मैं और किसी का जवाब नहीं दे रहा हूँ। ये मेरा सवाल नहीं है, इन्होंने कांग्रेस का कहा सवाल कि है। बहुत आमदनी हो रही है, प्रतिक्रिया लेने से मैंने समय आपको बहुत दिया। अमित जी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर राम अवतार जी के पास आऊंगी। 21 लाख युवाओं को 21,700 करोड़ रुपया लोन दिया गया है। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, मतलब सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है, आमदनी बढ़ गई है। अरे रुक जाइए भाई जी। देखिए जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, और इन्होंने अभी जिस प्रकार से चौहान जी ने कहा खूब आमदनी हो रही है, अगर खूब आमदनी हो रही थी तो मुझको बताइए 1,76,000 करोड़ रुपए आपने आरबीआई से क्यों उठा लिया जब इतनी आमदनी हो रही थी? तो आप समझिए बात को, मतलब देश को सिर्फ गुमराह करते हैं आप लोग। अरे सुन लीजिए, जनता को महंगाई कम करिए साहब, कहते हैं ना। मान लो 2,000 रुपए लिया है, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है। अरे साहब आप नहीं समझ रहे हैं, तो अपने मन की बात 9 साल से कर दिए, 101 एपिसोड कर दिए। अरे जनता की बात सुनो साहब, जनता के दिल की बात सुनो, जनता के दिल की बात सुनो। आपके मन की बात सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, जनता बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। राम अवतार जी से मैं चाहूंगी, राम अवतार जी कितना विकास अभी तक हुआ है? ये अभी तक आपने अमित जी को भी सुना, केएस जी को भी सुना, आपको क्या लगता है? बीजेपी तो ये मान ही नहीं रही कि महंगाई हुई है।
देखिए, महंगाई तो बढ़ी है, आम आदमी और गरीब आदमी परेशानियों से जूझ रहा है। उन नेताओं को, अफसरों को और बड़े लोगों को असर ना पड़ता हो। आज जो भी मूल्य हैं इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आदमी को खरीदने में दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है कि जीएसटी या जो नियम लाया गया उसके तहत जो हर चीज पे टैक्स आ रहा है, हर चीज की रेट ऐसी बढ़ी हुई है, तो महंगाई तो बढ़ी हुई है। लेकिन बतौर मीडिया एनालिसिस क्या आपको लगता है ये मुद्दा जब जनता के बीच जाएगा तो लोकसभा के चुनाव में इसका असर होगा? राम अवतार जी, देखिए, चुनाव अलग तरीके से लड़े जाते हैं। चुनाव जो बेहतर रणनीति, बेहतर प्रबंधन, भावनात्मक मुद्दे, प्रबंधन के मुद्दे, पार्टी का प्रत्याशी कैसे हो, चुनाव के अलग अलग मुद्दे रहते हैं। चुनाव अलग तरीके से जीते जाते हैं और सामने की जो जनता की परेशानी है वो अलग तरीके से रहते हैं। तो अब मोदी जी जो कार्यकाल है उस कार्यकाल में भाजपा नेतृत्व का मजबूत हुआ है, केंद्र में उनकी स्थितियां मजबूत हुई है। अब आम जनता के बीच इसको जाकर जो उनके आरएसएस के एजेंडे थे, जो भाजपा के मुख्य एजेंडे थे, वो पूरा करने में सफल हुए हैं। अब जो आम जनता के जो हित की बात है, जो विकास की बात है, बेरोजगारी की बात है, उस पर अगर चर्चा हो सार्थकता से, उन बच्चों को बेहतर अवसर मिल जाए और एक सांप्रदायिक सौहार्द की स्थितियां बने, ये इस दिशा में अगर काम करे तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। और अच्छा नेतृत्व से दो चीजें हैं, एक गडकरी जी, एक विदेश मंत्री, दो मंत्री जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम किए हैं, जिसकी सफलता का बखान भाजपा के नेता करते हैं। और निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों के कारण ही भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा भी है, विदेश नीति अच्छी होने के कारण। और जो सड़कें गडकरी जी ने बनाई है, उन सड़कों से आज चलना जो है, कहीं भी जाइए सड़क मार्ग से बेहतर हुआ है। उसके अलावा बाकी जो विभाग हैं, बाकी जो कामकाज है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, एक बात। दूसरी, वो छात्रों को, जो युवा पीढ़ी है बोला जाता है, भारत का जो युवा है वो नौजवान है। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, राम अवतार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, केएस जी आपका भी बहुत शुक्रिया और आमिर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से सियासी पारा गर्म हो चला है, जहां पर 9 साल के कार्यकाल को लेकर के भी बहस जुड़ी हुई है। इस बहस से जुड़ी तमाम जो खबरें हैं वो भी लगातार स्वराज एक्सप्रेस आपको बताता रहा है और आगे क्या सियासी माहौल इसको लेकर के बनेगा, इस पर भी हम चर्चा समय समय पर करते रहेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश विकास पर बहस में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।